ऑनलाइन में 10 मिनट शुरू में लगता है कम से कम। चलिए देखिए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए तो देखिए 20 नंबर में क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी एंड सी इज 3:4 and the ratio of their expenditure is 5:4:6. If saving of C is 3 by 4 of his income, then find the ratio of saving of, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, saving of A, B and C, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी सी की आय का अनुपात इतना है। आय का मतलब होता है इनकम, ठीक है ना। इनके इनकम का जो रेशियो है 3:4 और रेशियो 5 है, ठीक है ना। 8 है यहाँ पर, 3:4:8 है। तथा उनके खर्चों का अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक है ना। खर्चों का यानी कि एक्सपेंडिचर जो है इनका, ये जो एक्सपेंडिचर है इसका रेशियो दिया हुआ है 5 अनुपात कितना, 4 अनुपात कितना जी, 6। उसके बाद से लिख रहा है कि सी की आय, सॉरी सी की बचत, यहां पे ध्यान दीजिए, सी की बचत, सी की बचत उसकी आय का 3/4 भाग है। आप जानते हैं कि जिससे तुलना होता है ना वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो ये जो सी की ये जो बचत है उसकी आय की, उसकी आय की 3/4 भाग है, यानी उसकी आय कितना, 4। जिससे भी कंपैरिजन होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो आप लोग बताइए उसकी आय कहाँ जी, नीचे। नीचे का मतलब कितना जी, 4। तो देखिए तो यहाँ पर उसकी आय जो है कितनी है जी, 4 है, और उसकी बचत कितनी है, 3 है। अच्छा यहाँ पर देखिए सी है 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है कि सी की जो बचत है उसकी आय का 3/4 है, यानी यहाँ पर सी की आय कितना है, 4 है। सी की आय यहाँ पर 4 और यहाँ पर सी की आय कितना जी, 8। तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं। तो जब 2 से नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी करेंगे, अरे करेंगे ना जी। अब बताइए उसकी आय यहाँ पर कितना है जी, 8, और सी की यहाँ भी आय कितना है, 8। ये सही है, ये सही है। और जब ये सही 8 है तो ये जो बचत है 6 रुपया, ये भी सही होगा। बात आ रहा है समझ में। क्योंकि सी का इनकम 8 रुपया, इसको अगर हम सही मानते हैं तो यहाँ पर उसकी आय 8 रुपया, ये भी सही होगा, अरे होगा ना। और जब ये सही है, नीचे 8 है तो ऊपर 6, ये तो 6 ही लेना पड़ेगा, यानी उसका जो बचत है वो 6 का 6 लेना पड़ेगा। तो आप ही लोग सोचिए, यहाँ पर हम सेविंग लिख रहे हैं, तो सेविंग जो सी का है कितना लेना पड़ेगा, 6। क्योंकि 8 रुपया में 6 रुपया सेव, 8 रुपया में 6 रुपया सेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 रुपया कमाया, 6 रुपया बचाया, तो ये जो है गलत है। ये क्या चीज है, गलत है। क्योंकि 8 रुपया में अगर खर्च करेगा 6 रुपया तो सेविंग 2 ही रुपया होगा। लेकिन अगर ये हम सही माने हैं तो ये सही है, ये सही है, तो ये सही है, इसका मतलब ये क्या है, सही है। बात आ रहा समझ में, ये सही है। तो इसको अब हम बैलेंस करने के लिए 8 रुपया में अगर 6 रुपया का अगर सेविंग करना है तो खर्च करना पड़ेगा 2 रुपया, और 2 रुपया खर्च करने के लिए इसको सही बनाने के लिए हम 1/3 से गुणा कर देते हैं। बात आ रहा समझ में। अब देखिए कितना रुपया कमाया, बोलिए लोग, 8 रुपया। अच्छा 8 रुपया में कितना रुपया खर्च किया, 1/3 यानी कि 2 रुपया। 6 × 1/3 का मतलब 2 रुपया। 8 रुपया कमाया, अगर 2 रुपया खर्च कर दिया, तो आप ही लोग बताइए बचत कितना, बचत कितना जी, 6 रुपया। ये क्लियर है। अब देखिए आप लोग 6 रुपया का बचत यहाँ पर हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। जब 1/3 यहाँ पे गुणा, तो इस रेशियो में अगर एक टर्म में 1/3 से गुणा तो दूसरा में भी 1/3 से गुणा, और तीसरा में भी 1/3 से गुणा हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। अब बताइए ये 3 रुपया कमाया, 5/3 खर्च किया, तो कितना बचाया, 3 - 5/3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 रुपया कमाया, 4/3 खर्च किया, तो कितना बचाया, 4 - 4/3,
इतना रुपया सेविंग हुआ और इसका सेविंग 6 रुपया। अब सेविंग 3 तरीके 9 में से 5 गया, बोलिए 4/3, और यहाँ पे हो जाएगा 12 - 4 8/3, और यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। अब कटा लीजिए जो कटने वाला है, देखिएगा ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा, ये जाएगा कितना बार में 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में, 3 से गुणा कर दीजिए तो 2:4:3 तरीका कितना जी 9, यानी कि उनके सेविंग का अनुपात पूछ रहा था, तो उनके सेविंग का अनुपात 2:4 कितना है 9 है। तो ये आंसर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बढ़िया से नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, एक बार नोट कीजिए, हम फिर से समझाते हैं। मतलब एक होता है ना, पहला क्वेश्चन इस टाइप का मिला है, थोड़ा सा माइंड में एकदम 100% समझ में नहीं आया होगा, या थोड़ा डर बना होगा कि अरे वो लगता है समझ में नहीं आया है, तो उसको क्लियर करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेथड भी 3-4 मेथड है बनाने का। बस आप तेजी तेजी से नोट करिए, लोग जितने लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं तेजी से नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए, एक बार और समझाएंगे। हो गया क्या? हो गया है, चलिए इसको मिटा रहे हैं और फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। तो देखिए बहुत आसान है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा A/B/C, शुरू से फिर से एक बार सब लोग देखेंगे भाई। देखिए 3:4:8 था इनकम, आई मतलब इनकम, ई मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है 5:4 कितना जी 6, ऐसा करके है। उसके बाद लिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो लाइन है इस लाइन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग, यदि सी की बचत उसकी आय की 3/4 भाग है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए तो क्या लिख रहा था कि सी की बचत उसकी आय की, उसकी आय की 3/4 भाग है। ये लाइन हम परसेंटेज से आप लोग को सिखाया है, ठीक है ना, कि सी की बचत उसकी आय की। तो ध्यान दीजिए, आप पढ़े हैं कि जिससे तुलना होता है वहां पे का के की लगता है भाई, तो उसकी आय की लगा हुआ है, यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है, उसकी आय से। यानी जो यानी जो सी की बचत है उसकी आय की 3/4 भाग है, यानी कंपैरिजन आय से। तो आय बताइए कितना जी 4 यूनिट, यानी सी जो है, सी की आय बताइए कितना 4। अगर आय 4 तो उसकी जो ये बचत है, ये बचत होगी कितनी जी 3 होगी। ये चीज हम समझाए थे आप लोगों को परसेंटेज में, अरे बताया है ना। अब बताइए यहाँ पर देखिए सी की आय जो है कितनी है 8 है, और यहाँ पर सी की आय कितनी है 4 है। तो भाई सी सेम पर्सन है, एक ही पर्सन है, तो हम बोले कि सी का आय 4 होगा, आप बोलिएगा कि 8 होगा, तो ये तो गलत बात है। सी अगर सेम पर्सन है तो चाहे हम बोले चाहे आप बोले, सी का आय क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए भाई यहाँ पर हम कितना से गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि 8 को और 4 को सेम करना है, यहाँ 2 से। और किसी भी फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ गए आप लोग। अब एक बात बताइए कि आय सी की आय, उसकी आय कितनी, अरे बोलिए उसकी आय कितनी 8, क्लियर है। अच्छा बताइए उसकी बचत कितनी 6। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम मान लेते हैं कि सही है। अच्छा ये इस डाटा को हम मान लेते हैं कि सही में इसी की आय है, मान लेते हैं। अच्छा इसको सही मानेंगे तो ये सब क्या है सही सही। अरे 8:4:3 तो 8 ये सही है, तो सब सही है। अच्छा ये जब 8 सही है कि सी की आय जो है 8 रुपया सही है, तो ये 8 तो हमको मजबूरी है कि अगर ये 8 लेंगे तो मजबूरी है कि उसकी बचत कितना लेना पड़ेगा 6 ही लेना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना।
तो यहाँ जो सेविंग की बात हो रही है, हमको कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। 8 रुपया में 6 रुपया सेव कर रहा है। अब आप लोग बताइए, ये सही माने हैं तो ये भी सही है, यानी ये सही है। तो इसका मतलब हमको यही ना समझ में आ रहा है कि ये जो है सही है कि गलत है? गलत है। इसके इसमें एक अनुपातिक गुणांक से गुणा करना पड़ेगा। एक ऐसा अनुपातिक गुणांक से गुणा करना पड़ेगा कि जो अनुपातिक गुणांक इस वैल्यू को इस वाले रेशियो में फिट कर दे। बात आ रहा समझ में? तो ध्यान दीजिए, 8 रुपया में अगर 6 रुपया बचाना है तो 2 रुपया ही खर्च करना पड़ेगा, यानी खर्च इसको 2 रुपया बनाना पड़ेगा। और 2 रुपया बनाने के लिए जो अनुपातिक गुणांक होगा, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा, वो 1 बटा कितना होगा? 3 होगा। अरे हाँ कि ना? अब 1/3 तो बताइए, 3 से जाएगा ये 2 बार में। अच्छा, 1/3 से सब जगह गुणा होगा ना? 1/3 से सब जगह गुणा होगा। अब देखिए, 8 रुपया में ये 2 बार में कटेगा। 8 रुपया में 2 रुपया खर्च किया तो 6 रुपया क्या किया? सेव किया। तो ये सही सही, ये गलत था। अब ये क्या हो चुका है? ये क्या हो चुका है? ये भी सही हो गया। अब हर जगह बैलेंस है। अरे है। तो अब बताइए आप लोग, 3 में से 5/3 खर्च कर दिया। यहाँ पे जो है 4 माइनस रेशियो है, 4 में से 4/3 खर्च कर दिया तो सेव इतना। और ये अब इसका रेशियो हम निकाले थे तो आंसर आया था। समझे कि नहीं आप लोग? समझ गए हैं? हम एक दूसरा तरीका से बताते हैं, ठीक है? चलिए ओके, हम एक दूसरा तरीका बताते हैं, उसको समझिएगा भाई। देखिए, इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज द, किस रेशियो में था भाई? 3:4 रेशियो कितना था? 8 था। इनकी एक्सपेंडिचर बता दीजिए। 5:4:6 इस रेशियो में था। अब ध्यान दीजिए, सेविंग थोड़ा बता दीजिए आप लोग भाई। सेविंग नहीं दिया था कुछ, ठीक है ना? बस सी का दिया था। सी के बारे में क्या लिखा था कि सी की जो सेविंग है, जो सी की क्या है? सेविंग है, इज इक्वल टू सी की सेविंग उनकी आई की, मतलब आई की कितनी है? 3/4 है, ऐसा बोला था ना जी। अब ध्यान दीजिए, माना कि माना कि इसका जो इस ये जो रेशियो है, इसका अनुपातिक गुणांक माना कि x है भाई। इसका अनुपातिक गुणांक माना कि कितना है? y है। हम अगर इसका x माने हैं तो इसका x नहीं मान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंट ही होता है। बहुत बढ़िया कभी कभी लक होता है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 2 रेशियो का सेम हो सकता है। बात आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ पे, तो एक बात बताइए, इसका सेविंग कितना? 3x कमाया, 5y खर्च किया, तो सेविंग 3x माइनस 5y। अरे हाँ कि ना? 4x कमाया, 4y खर्च किया, तो सेविंग इतना। अच्छा ये बताइए, कितना कमाया? 8x। कितना खर्च कर दिया? तो 8x कमाया, 6y अगर खर्च कर दिया, पूरा बढ़िया से खर्च कर दिया भाई, इतना कमाया, इतना रुपया खर्च कर दिया, इतना रुपया खर्च कर दिया, तो सेविंग इतना ही होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि सी के बारे में, बताइए कि जो ये सी है, ये जो सी है, इस सी की सेविंग कितनी है? तो बताइए कितनी सेविंग है? 8x माइनस 6y। अरे है। और इज इक्वल टू, इसकी इनकम कितनी है सी की? सी की इनकम कितनी है भाई? 8x है। अरे है कि नहीं है? 8x है। की माने गुणा, की का मतलब गुणा होता है कि नहीं होता है? गुणा 3 बटा कितना जी? 4। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को? बोलिए, क्यों सुस्त है? ये 2 बार में जाएगा। 6x, तो 8x में से 6x आके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 6y। अरे क्लियर? अब बताइए, x अपॉन y हम लिखना चाह रहे हैं, तो x अपॉन y अगर हम लिख देंगे बाबू तो क्या मिल जाएगा? बोलिए क्या? 3/6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए आप लोग, यानी x के जगह पे 3 रखना है, y की जगह पे कितना रखना है? 1 रखना है। अनुपातिक गुणांक मिल गया हमको कि अगर x 3 है, याद रखिएगा, अगर x 3 है, अगर x 3 है तो y कितना है बाबू? 1 है। अगर, अब देखिए, x अगर 3 है तो 3 3 9 और y बराबर 1, तो 3 3 9 अब 5 गुणे 1 5, तो 9 में से 5 का कितना है जी? 4। यहाँ बताइए, x का वैल्यू 3, 3 चौका 12 माइनस 4, बताइए कितना जी? 8। अरे आया समझ में? यहाँ पे आ जाइए, 8 3 24 माइनस 6 इंटू 1, तो 24 में से 6 गया कितना जी? 18 हो गया। अब ये कटा दीजिएगा तो रेशियो बन जाएगा 2:4 अनुपात कितना जी? 9। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये समझे कि नहीं आप लोग?
समझे हैं? एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिएगा आप लोग जल्दी से ना, जल्दी से नोट करिए। नोट करिए लोग। हो गया क्या? चलिए देखिएगा अब आप लोग। चलिए देखिए तो आप लोग एकदम आराम से ऐसे कर सकते हैं, कर लीजिएगा लोग, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और इसमें हम करवा देते हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन की बात अगर हम करें तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिएगा। एग्जाम में ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मेंस में आता है हमेशा। 3:4:8 है इनकम। उसके बाद से एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना दिया बोलिए तो 5:4 कितना दिया है, 6 दिया। उसके बाद बोल रहा है क्या चीज इसमें ना, इसको ध्यान देना हम लोग को कि सी की जो है 3/4 है, मतलब सी की आय कितना करना है, सी की आय कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 8, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिएगा आप, यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सेविंग जो है ना, बचत जो है 6 बनाने के लिए, यहाँ पर 6 बनाने के लिए सोचिएगा कि यहाँ पे क्या गुणा करना है। तो आप सोचिएगा तो देखिएगा कि 1/3 गुणा करना है। अरे करना है, हाँ वो भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप 4 बनाने के लिए, इसको 4 बनाने के लिए क्या गुणा कीजिएगा, 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए 1/2 भी गुणा कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ 4 बनाइएगा तो ये उसके अकॉर्डिंग ये 3 सही होगा, और फिर उसके हिसाब से इसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 2 जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों में चेंजिंग करना पड़ेगा। बात आ रहा समझ में? अच्छा सुनिए, अब इसमें 1/3 से गुणा का मतलब होता है ना कि ऊपर 3 से गुणा और नीचे 1 से गुणा। 1/3 का मतलब है कि ऊपर 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 1 से गुणा कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये 3 को आप यहाँ 3 से लाके दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, 1 रहने दीजिए, और उसके बाद से ये रेशियो को लिख के देखिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 3 के 9, 9 में से 5 गया कितना, 4, 4 3 12, 12 में से 4 गया 8, और 8 3 के 24, 24 में से 6 गया 18, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका 2:4 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर होगा। मेरे कहने का मतलब जो 1/3 यहाँ पे आ रहा था, अगर टाइम बचाना होगा तो 3 को ऊपर कर दीजिएगा, 1 को नीचे रहने दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हम इस पे देते हैं, ठीक है ना। ये तो 21 नंबर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन और आगे आएगा भी, ठीक है ना। पहले 21 नंबर हम बनाते हैं, 21 नंबर बनाइए, इस टाइप का तो बन जाएगा आप लोग से। अच्छा सुनिए, 21 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाए थे, याद कीजिए, एगो टाइप पढ़ाए थे हीरा वाला, कि हीरा को डिवाइड किया जाता है, उसका प्राइस से वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो वही तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सोनार सोने के टुकड़े को इतना इतना के अनुपात में तोड़कर बेचता है, सोने का प्राइस उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। बात तो वही आ गया ना, तोड़कर बेचने के कारण सोने का मूल्य 2100 रुपया घट जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, हम टाइम इसमें नहीं देना चाह रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए भाई, 22 नंबर को देखना है भाई, क्या बोल रहा है समझिए।
ए वाटरमेलन इज कट इनटू 2 पीसेस 3:5। एक वाटरमेलन है भाई, और वाटरमेलन को, ठीक है ना, 3:5 में कट कर दिया गया। 3:5 में दो टुकड़ों में कट कर दिया गया। इसमें ये छोटा टुकड़ा है और ये बड़ा टुकड़ा है भाई। ये 3 यूनिट का है तो ये 5 यूनिट का है, ये बड़ा है। उसके बाद क्या लिख रहा है ना, अगेन द हेवियर वन। हेवियर वन में कौन हेवियर है बताइए, कौन हेवियर है, 3 वाला कि 5 वाला? 5 वाला, ये हेवियर है, भारी है। तो हेवियर वन इज कट इनटू 2 पीसेस। अच्छा, ये जो है ना, इसको 2 पीस में कट कर दिया गया। अच्छा एक बात बताइए, जब इसको हम कट कर दिए तो ये बचा कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। कितना रेशियो में कट कर दिए? 5 अनुपात कितना जी? 7। अच्छा एक बात बताइए, अगर 10 kg का, अगर ये 10 kg का रहेगा सेकंड वाला, तो इसको कट करेंगे तो जो दो टुकड़ा मिलेगा, वो जो टुकड़ा मिलेगा वो भी कितने केजी का होगा? वो भी 10 kg का होगा। हम इसको 5 को कट किए हैं तो ये 5 मिलना चाहिए, लेकिन ये तो 5 है। ये दोनों मिला के 5 7 कितना है जी? 12 है। अब आप लोग ये बताइए बाबू, कि अगर हम इस 5 kg को कट किए हैं तो 5 kg, यहाँ पे 5 7 कितना केजी? 12 kg हो गया। तो ये 5 kg और ये टोटल 12 kg, इन दोनों को क्या होना चाहिए? सेम। अरे होना चाहिए ना। तो आप सेम बनाने के लिए यहाँ 12 से गुणा और यहाँ कितना से गुणा? 5 से गुणा। अब देखिए, 12×5 = 60 kg को अगर हम कट करेंगे तो 60 kg आना चाहिए, जिसमें यहाँ 5 से गुणा तो यहाँ 5, जिसमें एक टुकड़ा 25 kg का और दूसरा टुकड़ा कितने जी? 35 kg का। अब बताइए, यहाँ अगर 12 से गुणा किए हैं तो यहाँ कितना से करेंगे? 12 से। पहले हम कट किए थे, एक वाटरमेलन था जिसको हम 36 और 60 kg में कट किए थे, जिसमें बड़ा वाला टुकड़ा 60 kg का था। अभी 60 kg को हम फिर से कट कर दिए और कट किए तो पहला टुकड़ा 25 kg और दूसरा 35 kg। 25 kg प्लस 35 kg बराबर कितना केजी? 60 kg। ये टुकड़ा तो खत्म हो गया। अब आपका जो 1 और जो 2 और जो 3, ये तीनों मिलेगा। ये मिलेगा भाई 12×3 = 36 kg, ये है अभी। ये दूसरा मिला 25 kg का, और उसके बाद से ये जो तीसरा मिला, ये कितने केजी का मिला? 35 kg का मिला। तो ये हम लोग का जो है ना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार नोट कीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो कट कर दिए तो ये खत्म हो गया, ये दो टुकड़ा ये वाला बन गया। ठीक है ना। हो गया है क्या? चलिए ध्यान दीजिए, अब आप लोग तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। समझ गए हैं क्या? नहीं समझे हैं? एक बार और समझा देते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार और, फटाफट देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 3:5। देखिए, सबसे पहले तो माइंड में ये फिट करना है कि मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। मैथ से आसान कुछ नहीं है, मैथ में कोई थ्योरी ही नहीं होता है। बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद से सॉल्व करते जाना है। हिस्ट्री है, रटते रहिए कि बाबर कब मरा, बाबर, पानीपत का युद्ध कब हुआ, कितना टेंशन है उसमें, है कि नहीं है जी? इसमें क्या है? 3:5, इसको कट कर दिए, खत्म। बचा कितना जी? 5:7। अच्छा, ये जब कट किए तो ये 12 kg का बना, तो ये और ये टोटल, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए। कितना आसान एकदम, बताइए। 12 से गुणा कर दिए, 5 से गुणा कर दिए, कोई दिमाग लगाना है? कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। 12×3 = 36 kg हो गया ये। ये 25, ये तो खत्म है। ये 25 kg हो गया, और ये 7 बचे कितना हो गया? 35 kg हो गया। कितना आसान सब्जेक्ट है बताइए, है कि नहीं है? और रिजल्ट आपको मैथ ही दिलाएगा जनरल कंपटीशन में, क्योंकि मैथ का खासियत होता है कि मैथ में गलत नहीं होता है। रीजनिंग में ज्यादा गलत होता है, लेकिन मैथ में गलत नहीं होता है। जो लड़का मैथ सही से पढ़ के जाता है ना, मैथ 25 क्वेश्चन में, प्री की बात कर रहे हैं हम, तो प्री में 25 में जो है 25 बनाएगा, 25 सही होगा, क्योंकि मैथ का एक पार्टिकुलर थ्योरी है। एकदम उस थ्योरी से अच्छे से आप पढ़े हुए हैं तो बनना ही है। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है ना, कि कहीं कहीं थ्योरी फेल कर जाता है। माने एक एक क्वेश्चन को बनाने के लिए दो दो थ्योरी लग जाता है। खासकर सीक्वेंस, खासकर सीरीज वगैरह में देखते होंगे कि आप लगाते होंगे कोई और
कभी कभी ऐसा होता होगा, और दोनों सही में काम भी करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप लगाइएगा सीरीज में तो आपका कंसेप्ट भी सही है, और वो जो बना के दे देगा एसएससी वाला उसका भी कंसेप्ट सही होगा। तो इवन दा कि माने आप भी सही बना है, लेकिन फिर भी आपका गलत मान के वो अपना वाला सही कर देगा। तो रीजनिंग में गलत हो सकता है, लेकिन मैथ में गलत नहीं होता है। यही मैथ का खासियत है। मैथ और ऐसे भी जितना भी एग्जाम है, बिना मैथ का कोई एग्जाम नहीं है भाई। बिना मैथ का कोई एग्जाम नहीं है। बात आ रहा है समझ में? मतलब स्टेनो कोई एग्जाम थोड़ी है। मतलब वो तो उस तरह से तो देखिएगा तो बहुत सारा आप बोल दीजिएगा, कहिएगा कि हाँ सर ये दरोगा है, दरोगा में भी दो चार क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सब दो चार एग्जाम को हटा दीजिए, ओवरऑल बात करिएगा। एलआईसी, बैंक पीओ, एसएससी में बहुत सारा है, ठीक है ना? या जेई में कहीं भी जाइएगा तो मैथ जो है एकदम मस्ट है कि मैथ आना ही है, ठीक है ना? तो इसको रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट इसको बोला जाता है, ठीक है ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा मन से पढ़िए, ठीक है ना? जॉब देखिए वैकेंसी आ रही है, कंटिन्यूअस वैकेंसी आ रही है और आते रहेगी। ऐसा नहीं कि वैकेंसी रुकने वाली है। अभी नीतीश कुमार भी जो है, जितना भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट को बोले हैं, सारे डिपार्टमेंट में बोले हैं कि जितना भी जितना भी वैकेंसी है, मतलब जितना भी वैकेंट सीट है, उसको जो है उसको जो है मतलब फाइनल करके भेजा जाए कि हम लोग जो है वैकेंसी दे सके। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा रिक्तियां हैं, ठीक है ना? देखा जाए तो टीचर में तो बहुत खाली, हर स्कूल में टीचर का मतलब देखा जाए तो 10-5 टीचर को लगाया जा सकता है। उतना वैकेंसी तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आएगा, और आपको तो एक पोस्ट चाहिए, ठीक है ना? तो हमेशा 5,000 10,000 पोस्ट आते रहेगा, आप पढ़ते रहेगा तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। मतलब मन से पढ़ने की जरूरत है। और एक बात बता रहे हैं, इतना ज्यादा खराब कंडीशन है ना, आप लोग बच्चे हैं अभी, आप लोग को पता नहीं है कि कितना खराब कंडीशन है, कितना ज्यादा भूखमरी चल रहा है अभी। माने कितना दिक्कत है लोगों को। देखिए महंगाई तो अपने चरम सीमा पे है। अब महंगाई जो होता है हमेशा बढ़ते ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि महंगाई जो है इसके बाद घटने वाला है। अभी 2020 चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि 25 में मान लीजिए कांग्रेस भी अगर आ जाएगा तो महंगाई घटा देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि एक लेवल है। सोना का दाम अगर मान लीजिए कि 3 साल पहले अगर 30,000 था, तो आज के डेट में 50,000 है। तो 50,000 है तो वो अब जो था 30,000 नहीं होगा, ठीक है ना? 50,000 से 55,000 होगा। और सोने के दाम के अकॉर्डिंग ही महंगाई बढ़ता है, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है, महंगाई जितना है उसमें आप चाहिएगा कि अगर हम बेरोजगार रह जाए या कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सके, तो पॉसिबल नहीं है। 20-25 हजार अगर आप मान लीजिए कि कहीं जाते हैं, कहीं इधर उधर 20-25 हजार कमाते हैं, तो 20-25 हजार से बढ़िया लाइफ नहीं जी सकते हैं। ये सच्चाई है, मतलब ठीक है ना? 25,000 कैसे आज के डेट में निकल जाता है पता नहीं चलेगा। अभी आप लोग से नहीं निकलता होगा उतना, इसलिए कि आप बच्चे हैं, ठीक है ना? आप लोग स्टूडेंट हैं आप लोग, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग के जेब से कैसे मतलब 20-25 हजार रुपया, 40,000 रुपया कैसे खर्च होता है पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना? इधर गए उधर गए खर्च हो जाता है। वो भी आप जब हम लोग के लेवल में आइएगा, लेवल इन द सेंस कि जब मेरे एज में आइएगा, तो आप लोग का भी खर्च हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि सेटल्ड होना, बढ़िया से सेटल्ड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बढ़िया से पढ़ना जरूरी है। सरकारी नौकरी का खासियत क्या है कि 10 महीना अभी लॉकडाउन रहा, लेकिन 10 महीना में सरकारी नौकरी वाले जितने भी लोग हैं, उनको जो है सैलरी मिलते रहा। ये अलग बात है कि थोड़ा सा हो सकता है कि महंगाई भत्ता वगैरह थोड़ा सा कम मिले, जो अलाउंसेस मिलता है एक्स्ट्रा उसमें हो सकता है कुछ कटौती हो, लेकिन फिर भी सरकार किसी ना किसी तरीके से उनको जो है सैलरी दे रही है। लेकिन आप जो लोग बिजनेस किए हुए हैं, पटना में मेरे एक से एक बढ़िया फ्रेंड है, जो लोग, कोई जोता है जैसे कि कोई जोता है यामाहा का शोरूम रखा हुआ है, कोई जैसे मान लीजिए मारुति का शोरूम रखा हुआ है, सबका कंडीशन इतना खराब है कि शोरूम का किराया जो है 4 लाख 5 लाख रुपया जो है एक एक फ्लोर का है। मतलब बड़ा अगर शोरूम है तो, और 4-5 लाख रुपया किराया देने में लोगों को प्रॉब्लम है, जो कि सेल बिक ही नहीं रहा है कुछ भी। अच्छा, जब ऐसा नहीं है कि जब जब ऐसा नहीं कि जब नॉर्मल टाइम रहता है तो आदमी बहुत ज्यादा कमा लेता है। आप ये सोचिए कि अगर 100 आदमी बिजनेस करता है ना, तो 100 आदमी में 2 आदमी मात्र ऐसा होता है जो कि पैसा सही से कमा पाता है। लेकिन 98% लोग जो होते हैं, 98-97% लोग जो होता है कमाते हैं, खाते हैं, हल्का फुल्का सेव कर पाते हैं। इस तरह का महामारी आता है तो बर्बाद हो जाते हैं। बात आ रहा है समझ में? तो इस सबसे सबक लेने की जरूरत है। आप मान लीजिए क्या कीजिएगा, सरकारी नौकरी नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, सोचिए। खेती, अब बोले खेती करेंगे, एक तो देखिए आज के डेट में खेत भी कम है। माने जो सच्चाई है, किसी किसी के पास मान लीजिए खेत है, किसी किसी के पास ही खेत है, सबके पास है क्या? अगर 1-2 बीघा खेत है आपके पास,
मान लीजिए पापा के पास अगर 4 बीघा है, 4 भाई है, तो 1 बीघा हुआ। तो अब 1 बीघा अगर खेत है तो 1 बीघा खेत से क्या कीजिएगा? 2 ही बीघा हुआ तो क्या कीजिएगा? कितना भी ज्यादा रहता है तो कितना खेत? 4 बीघा। सब हाँ, अच्छा मान लीजिए कि नहीं नहीं, सबके पास खेत थोड़ी ज्यादा है। मान लीजिए कि क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 में 5-7 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका 2 बीघा से ज्यादा मिलेगा हिस्सा, मान उसका अपना पर्सनल। ठीक है ना? लेकिन लेकिन ज्यादातर लोगों के पास खेत भी कम है। तो खेत कम है तो खेती, अच्छा खेती करेंगे भी, मान लीजिए 2-3 बीघा खेत है भी तो क्या कीजिएगा उससे? दाल चावल होगा? दाल नहीं होगा। दाल आज के डेट में नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या दाल? दाल नहीं हो रहा है। चावल भी मुश्किल से होता है। चावल हुआ, फिर मान लीजिए कि मतलब एक लिमिटेड चीज होगा, उससे काम। हाँ, उसके बाद ये भी है कि मान लीजिए कभी बारिश हो गया, कभी कुछ मतलब कुछ ऐसा चीज हो गया जिससे कि एक फसल ही डूब गया। अच्छा, खेती करने में भी आज के डेट में बहुत पैसा लगता है, जैसे ये बोल रहे हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है सर। तो टेक्नोलॉजी लगाने के चक्कर में इतना खर्च है कि पता चला कि खेती से अगर 20,000 रुपया इनकम है तो 25,000 रुपया खर्च है। ऐसा भी होता है, हम तो देखते हैं। हमारे मेरा खेत तो है, बहुत खेत दिया हुआ है गाँव में। तो जाते हैं हम लोग तो लोग बोलता है कि कुछ इनकम में नहीं हुआ। तो हाथ खड़ा कर देता है, बोलता है कि एक फसल खत्म हो गया तब। ठीक। अच्छा। ठीक है, मतलब खेती से क्या मतलब आप अच्छे लाइफ को जी सकते हैं। हम ये नहीं बोलते खेती नहीं करना चाहिए। मेरा खेत है, मेरा भी खेती होता है, ठीक है ना? लेकिन क्या केवल उस पे आश्रित होकर आप जी सकते हैं? अच्छा कहिएगा सर कोचिंग खोल लेंगे, कितना लोग कोचिंग खोलेंगे? आने वाला हर आदमी जो है, जो अनएम्प्लॉयड होते जा रहा है, मेरा पढ़ा हुआ हमको लगता है बिहार का हर हर एरिया में लगभग लड़का, मेरा पढ़ा हुआ, मेरा अपना एज इतना कम है और मेरा पढ़ा हुआ विद्यार्थी लोग जो था ओपन कर दिया कोचिंग। अब बताइए, वो पढ़ाएगा तो उसका विद्यार्थी खोलेगा, और हम पढ़ाएंगे मेरा विद्यार्थी खोलेगा, तो नौकरी रहेगा ही नहीं या क्या? समझ रहे हैं ना, मतलब क्या कंडीशन हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो मेरे कहने का मतलब है, पढ़कर कैसे भी सरकारी नौकरी ले लीजिए, बढ़िया सीजीएल लेवल का ले लीजिए, पीओ लेवल का कम से कम ले लीजिए, कि लाइफ में कभी कष्ट नहीं होगा, ठीक है ना? एटलीस्ट 50-60 हजार रुपया आते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। चलिए देखिए 23 नंबर। नहीं समझ में आ रहा अभी, इसलिए कि जानते हैं एटीएम से पैसा निकालना बहुत आसान होता है। नहीं, दर्द नहीं होता है। हम भी स्टूडेंट रहे, हम भी जब पढ़ते थे ना, तो मतलब पैसा जब एटीएम आता था तो जाते थे, तो एक पिन डालना था, एटीएम लगाना था, पिन डालना था, वो फील नहीं होता था कि कितना कष्ट है इसको मैंने अर्न करने में। और पेरेंट के ऊपर कितना भार होता है, आप ही लोग सोचिए कि आप मान लीजिए 2-3 भाई हैं, चाहे 2 भाई 1 बहन है, इस टाइप के 2-3 लोग हैं अगर परिवार में, और पापा को पढ़ाना है, तो उनको कितना कष्ट है। उनको जो था अपना परिवार को संभालना है, रिलेशनशिप में शादी होती है, न्योता हकारी दिस डेट, बहुत तरह का मतलब भार होता है गार्जियन पे, उसको बियर करना है। उसके बाद से 2-3 बच्चा अगर एक परिवार में है तो एक बच्चा पे अगर मिनिमम 5-6 हजार रुपया से क्या कम खर्च होगा उसको पढ़ाने में? मिनिमम इससे तो कम होता नहीं है, ये बहुत मिनिमम है, इससे ऊपर ही खर्च होगा। तो 18-20 हजार। अब 18-20 हजार रुपया उसको अब मतलब लग रहा है पढ़ाने में, फिर उसको परिवार संभालने में 10-15 हजार लग रहा है। गार्जियन पागल होकर रहता है कि मैंने कैसे हम मैनेज करें। लेकिन हम लोग को क्या लगता है, पापा ये साइकिल बढ़िया वाला चाहिए, रेंजर साइकिल चाहिए, ये चाहिए तो वो चाहिए। अब पापा को भाई वो समझ रहे हैं ना कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना? ये चीज सेम चीज तो आप लोग ऊपर आए, आप लोग भी कभी पापा बनिएगा, नहीं बनिएगा? तो आप लोग जब पापा बनिएगा तो वहीं कुछ मतलब अच्छा नौकरी हो जाएगा तभी तो अच्छे से मतलब लेके चलिएगा ना। अदरवाइज बहुत कष्ट है। अब महंगाई पहले पहले बहुत सही था। पहले तो कोई टेंशन ही नहीं था, पहले तो कोई खिला देता था खाना फ्री में ही, नहीं खिला देता था। अब खाना भी लोग नहीं खिलाएगा फ्री में। शहर में तो किसी को कोई पूछता भी नहीं है। होता है कि नहीं है? गांव में ही कहीं कि गांव आज की डेट में भी गांव सही जगह है, वहां जाइएगा तो मतलब खाना का भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन गांव में भी गांव का माहौल भी अब बदल रहा है। पहले गांव में क्या था कि पहले गांव में सब लोग मिलजुल कर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। छोटा सा माने कोई चीज का आयोजन हुआ तो लोग सब लोग मिलकर करते थे। अब गांव में भी क्या हो गया कि अब लोग उतना एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं। बात आ रहा समझ में? तो इसीलिए अर्न कीजिए, उसके लिए जरूरी है नौकरी लीजिए। नौकरी नहीं होगा तो शादी नहीं होगा, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये भी है। क्या है कि नहीं है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी जानी है, बांटी गई।
यदि 8 आदमी और अधिक होते, मतलब 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपये कम मिलता भाई। प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता। मतलब 8 आदमी अगर बढ़ जाएंगे ना तब प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलेगा। और यदि 4 आदमी कम हो तो प्रत्येक को 1-1 रुपया क्या होगा? अधिक मिलेगा। अधिक मिलता है। आदमियों की संख्या और धनराशि क्रमशः है। ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा बेटर है कि ऑप्शन से ही जाइए आप, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कॉमा गलत जगह पे लग गया जी, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। मान लीजिए कि हम रुपया मान लेते हैं 48, धनराशि के लिए 48 रुपया मान लेते हैं, और आदमियों की संख्या कितना मान लेते हैं? 12। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 8 आदमी और अधिक होते तो 12 आदमी है, 12 आदमी है तो 12 के हिसाब से जो है ना 48 रुपया बांटिएगा तो एक आदमी को 12 चौक 48 4 रुपया आएगा। 8 आदमी और होते तो 12 8 20 आदमी अगर होते तो 20 से अगर 48 में भाग लगाइएगा तो एक आदमी को 2 रुपया 40 पैसा आएगा। तो क्या 1 रुपया कम हुआ? नहीं हुआ। सीधे जो है 4 रुपया से 2 रुपया 40 हो गया। यानी कि ये तो इंटीजर आ ही नहीं रहा, तो ये तो नहीं है होगा। ये तो डाटा ही खराब है। देख के लग रहा है कि 33 33 में 13 से भाग नहीं लगेगा। 33 रुपया को 13 आदमी में भाग लीजिएगा, लगाइएगा तो दशमलव आएगा, और दशमलव आएगा तो 1 रुपया टाइप का आंसर आने में दिक्कत होगा। तो ये तो ऐसे भी डाटा हार्ड है, ये भी डाटा हार्ड टाइप का लग रहा है। यही वो परफेक्ट डाटा लग रहा है। देख के मैंने फील हो रहा है। थोड़ा सा आप ऑप्शन से बनाना सीखिएगा तो आपको देखते देखते लग जाएगा। ये दोनों में थोड़ा सा लगेगा, ये दोनों बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें आइएगा आप तो 48 रुपया है, 16 आदमी है, 16 16 तिया कितना जी? 48। और अगर 8 आदमी और अधिक हो जाएंगे तो 16 8 कितना जी? 24। 24 दूना 48। तो पहले 3-3 रुपया मिल रहा था, अब 2-2 रुपया मिलेगा, 1-1 रुपया कम मिलने लगा, हाँ कि ना। अच्छा, यदि 4 आदमी कम होते तो 4 आदमी कम होते तो आप ही बताइए, 16 में 4 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 12। तो 12 से भाग लगेगा तो 12 चौक 48। तो पहले मिल रहा था 3 रुपया, अब मिलने लगा 4 रुपया, तो 1-1 रुपया अधिक मिलता, 1-1 रुपया अधिक मिलता। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और इसीलिए जो हम लोग का आंसर होगा वो बी आंसर होगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो एक बार आप लोग लिख लीजिए कुछ, जो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से बनाना है। देखिए, नौकरी ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये चीज भी हम बार बार, जैसे कुछ लोगों को लगता है, कुछ बच्चे आते हैं तो बोलते हैं कि सर नौकरी होगा कि नहीं होगा। तो ये भी नहीं सोचना है, नौकरी तो हो ही रहा है। जो पढ़ने वाला है, जो लगा हुआ है, जिसके पास पेशेंस है, वो ले रहा है नौकरी। हाँ, समय लग सकता है, हम ये नहीं बोल सकेंगे कि 1 साल में सरकारी नौकरी हो जाएगा। जो भी विज्ञापन कहीं कहीं लगा होता है कि 6 महीना में सरकारी नौकरी प्राप्त करें, यहाँ कोचिंग करें और 6 महीना में सरकारी नौकरी प्राप्त करें, तो ये सब फेक विज्ञापन है। 6 महीना में किसी को नौकरी नहीं होता है। हाँ, सरकारी नौकरी के लिए ये है कि आप 1.5 साल 2 साल अगर लगे रहिएगा तो 1.5 साल 2 साल बाद आपका लेवल आ जाएगा और कोई ना कोई पोस्ट आप लेने लगिएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। चलिए 24 नंबर देखिए आप लोग जी, 24 नंबर देखिए, 24 नंबर देखिए, बनाने का प्रयास करिए। देखिए ना, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम परसेंटेज में करवाए थे। आप लोग तो भूल जाते हैं, ठीक है ना, कि परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे कि नहीं, लेकिन हमको याद है। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मेंस में बार बार आता है। तो वहां भी इस तरह का क्वेश्चन करवाए थे, उससे थोड़ा सा ये चेंज है। एक हम जो है इसमें भी करवा देते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़े तथा भूरे मोजों के कुछ जोड़े का आदेश दिया। भाई, एक आदमी है जिसके पास दो तरह का मोजे हैं, एक ब्लैक ब्लैक है और एक क्या चीज है बाबू? ब्राउन है। उसके बाद से देखिए क्या लिख रहा है ना, उनमें काले जोड़े का, हाँ इसमें जो है ना ब्लैक कलर वाला 4 है भाई,
4 पेयर है ब्लैक वाला और ब्राउन वाला मान लीजिए कि एक्स पेयर है। इसके बारे में कुछ जोड़ा लिखा है कि भूरे मोजों का कुछ जोड़ा, जोड़ा का एक्स जोड़ा हम मान लेते हैं, आदेश दिया, ऑर्डर किया, उनमें काले जोड़ों का मूल्य, जो काले जोड़ों का मूल्य है भूरे जोड़ों का दुगुना था। किसका दुगुना था? भूरे जोड़ों का दुगुना था। तो आप बताइए भूरा जोड़ा का, ये दुगुना का मतलब 2/1, तो भूरा जोड़ा का अगर 1, तो बताइए काले जोड़े का कितना? 2। या ऐसे भी भूरे जोड़ों का दुगुना था, तो भूरे जोड़ों का अगर हम मूल्य 1 रुपया मानते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ब्लैक वाला है इसका मूल्य कितना रुपया मानिएगा? 2 रुपया। इसके रिस्पेक्ट में ब्लैक वाला का ब्राउन के रिस्पेक्ट में दुगुना है, तो ये 1 रुपया, तो ये कितना रुपया? 2 रुपया। ये समझ गए आप लोग? ये मूल्य हो गया, आपका प्राइस हो गया। अब इसके बाद देखना है भाई क्या लिख रहा है। उनका बिल तैयार करते समय लिपिक माने क्लर्क होता है, क्लर्क ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी। अच्छा, इसमें दो तरह का बिल का बात हम कर रहे हैं। एक बिल हम एक्चुअल बिल का बात कर रहे हैं, एक्चुअल बिल। तो एक्चुअल बिल का मतलब हुआ भाई कि 2 रुपया के दर से अगर 4 पेयर लीजिएगा तो 8 रुपया बिल बनेगा। अरे एक पेयर का 1 रुपया, तो एक पेयर का 100 रुपया बिल बनेगा। तो ये एक्चुअल बिल हो गया। लेकिन जो क्लर्क है इसने गलती कर दी, गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी। भाई लिपिक जो है ना, जब कैलकुलेट कर रहा था तो कैलकुलेट करने के समय जो ये है ना, ध्यान दीजिए, जो ब्लैक वाला 4 पेयर है और जो ब्राउन वाला एक्स एक्स पेयर है, इसको अदला बदली कर दी। यानी एक्स जो है इधर मान लिया, 4 को इधर मान लिया। बात आ रहा समझ में? मेरे कहने का मतलब है कि अगर वह ब्लैक की संख्या एक्स माना, तो ये गो ब्लैक का दाम 2 रुपया, तो एक्स गो ब्लैक का दाम बनेगा कितना जी? 2x रुपया, अदला बदली करेगा तो। अब ध्यान दीजिए, ब्राउन की संख्या हालांकि है एक्स, लेकिन चूंकि उसने गलती से अदला बदली कर दी तो उसने मान लिया कितना? 4। एक गो ब्राउन का मूल्य एक रुपया, अरे एक ब्राउन का मूल्य 1 रुपया, एक ब्राउन सॉक्स का मूल्य 1 रुपया। अगर 4 मान लेगा तो 4 ब्राउन सॉक्स का मूल्य कितना जी? 4 रुपया। तो ये जो है रॉन्ग बिल है। ये सही है कि रॉन्ग बिल है? ये रॉन्ग बिल है, ऐसा ऐसा उसने कर दिया। उसके बाद देखिए, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। अरे भाई 50% की वृद्धि का मतलब 1/2 की वृद्धि। अरे हाँ कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि पहले अगर मूल्य 2 रुपया था, एक्चुअल मूल्य अगर 2 रुपया था, तो अब जो है 2 पर 1 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया? 3 हो गया। यानी एक्चुअल जो मूल्य है, एक्चुअल मूल्य अगर 2 है, एक्चुअल मूल्य अगर 2 है, पहले अगर 2 था, तो गलती करने से 2 पर 1 का इंक्रीज हो गया, यानी अब जो है कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया। या पहले अगर 100% था तो 50% बढ़ गया, तो अब 150 हो गया। 50 से कटाइएगा तो 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। अरे क्लियर है क्या? हाँ कि ना? पीछे वाले लोग आ रहा समझ में? जो ओ है, हाँ आपको आ रहा समझ में ना? ठीक, चलिए देखिए, अब इसको सॉल्व कर देना, कर दीजिएगा लोग। बताइए 8 तरीका कितना जी? 24 प्लस 3x, बोलिए बोलिए 4x बराबर कितना जी? 8 प्लस 8, 4x में से 3x गया x, और 24 में से 8 गया 16, तो x का वैल्यू आ गया 16। अब क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ना कि तदनुसार मूल रूप से मोजों में काले और भूरे जोड़ों का अनुपात बताइए। तो काले का 4 है, अब भूरे का निकाले कितना बताइए? 16। तो 4:16 कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे तो 1 अनुपात कितना? 4। यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार नोट करिए आप लोग जल्दी से ना, जल्दी से नोट करिए लोग। हो गया है क्या? चलिए एक बार और कहें तो हम
एक बार और एक्सप्लेन कर दी क्या इसको? ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसे बढ़िया करवाए थे परसेंटेज में। कोई बात नहीं है, याद नहीं आ रहा था, रिवाइज करिएगा तो पता चलेगा। हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए आप सभी लोग, कितना आसान क्वेश्चन है। काले जोड़ों का 4, भूरे का x संख्या। उसके बाद बोल रहा है कि मूल्य के बारे में बोल रहा है कि भूरे जोड़ों का दुगुना है, तो ये भूरा वाला है, ये काला वाला है, ठीक है ना। तो इसकी संख्या अगर आप मानिएगा 1 रुपया, इसका प्राइस मानिएगा 1 रुपया, तो इसका प्राइस दुगुना 2 रुपया मानेंगे। एक्चुअल बिल दिखाई दे रहा है कि 8 प्लस कितना जी, 2, ये एक्चुअल बिल हो गया। सॉरी, 8 + x, हाँ 8 + x। और जब इंटरचेंज कर देगा तो इंटरचेंज में ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा अब, 4 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 2x होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। अब बताइए कितना परसेंट बढ़ गया, 50%। तो ये 100% है, तो ये 50 बढ़ जाएगा तो 150%। अरे कटेगा तो 2 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नहीं समझे आप लोग? अब इसके आगे कर लीजिए मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, सॉल्व करिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, और इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब आप लोग देखिए 25 और 25, देखिए बनेगा कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हम परसेंटेज में कराए हैं। हिंदी, इसका हिंदी वाला देखिए, इंग्लिश वाला हटा रहे हैं। देखिए क्या, कितना आसान क्वेश्चन है जी, देखिएगा। राहुल, शेखर, विकास और अमित ने 60 रुपया की एक शर्ट खरीदी, ठीक है ना। इसके बाद लिख रहा है कि राहुल बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का, ठीक है ना। राहुल जो है, बाकी लड़का में कौन कौन है बताइए। एस माने शेखर, भी माने विकास, और ए माने अमित। राहुल जो है इन तीनों के कंपैरिजन में बाकी लड़कों द्वारा दी गई राशि का आधा देता है, आधा का मतलब 1/2 देता है, जिससे तुलना होता है वो नीचे, ये कहाँ होगा, ऊपर। अरे यार समझ में। तो देखिए ना, राहुल बाकी लड़कों के द्वारा दी गई राशि का आधा देता है। अगर बाकी लड़का 2 देता है तो राहुल 1 देता है। तो राहुल प्लस बाकी लड़का सब मिला के 1 + 2 = 3। आपने बोला 3, लेकिन शर्ट का दाम है कितना जी, 60 रुपया। 60 रुपया का शर्ट है, 3 = 60, 1 = कितना, 20। इसका मतलब है कि राहुल जो है ना, गुणे 20, राहुल कितना रुपया देता है, 20 रुपया। राहुल 20 रुपया देता है, और बाकी लड़का जो होता है 20×2 = 40, यानी 40 रुपया, 20×2 यानी 40 रुपया देता है। ये नहीं समझे? पीछे काहे इतना उदास है? घर से आज कल आए हैं क्या आप? संडे को इसलिए उदास है? अभी जो होता है घर की याद जा नहीं रही है, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके आगे देखना है जी। अब शेखर के बारे में क्या बोल रहा है कि शेखर बाकी लड़का, तो शेखर के लिए बाकी में कौन कौन होगा, राहुल, विकास और क्या चीज, अमित। 1/3। तो आप बताइए, इसका अगर 3 तो इसका कितना, 1। अरे यार समझ में ना, हम थोड़ा फास्ट ही बता रहे हैं, इसलिए कि हम ये सब बहुत मेहनत किए हुए हैं। और ऐसे भी तो आप जानिए रहे, जिससे कंपेरिजन होता है वो नीचे होता है। अब सोचिए ना, एगो राहुल, एगो शेखर, एगो विकास, एगो अमित,
सब मिलाकर ये 3 और ये कुल मिला के कितना जी 4, चारों का मिला के 4 और चारों मिला के कितना दिया 60 रुपया की 40 रुपया, 60 रुपया, चारों मिलाकर 60। अगर 3 का बात करता, शेखर विकास अमित का बात करता तो हम 40 कहते, तो 40 से तुलना करते। आ रहा है समझ में? लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि तो चारों आ गया, तो चारों के लिए हम 60 लिखेंगे, 4 बराबर 60, 1 बराबर 15। तो ये बताइए 15 हो गया, 1 बराबर 15, तो यानी शेखर 15 रुपया देता है। राहुल का निकल गया 20 रुपया, शेखर का निकल गया 15 रुपया। उसके बाद ऐसे आ जाइए, विकास बाकी लड़कों द्वारा दी गई, तो विकास के लिए बाकी में कौन कौन होगा? राहुल, शेखर और अमित होगा। तो बताइए ना, बाकी में 4, तो विकास का कितना 1, कुल मिला के कितना 5, कुल 5 बराबर कितना? अरे 5 बराबर कितना जी 60, 1 बराबर कितना 12, और 1 बराबर 12, तो यानी विकास का निकल गया कितना जी 12। अब बताइए राहुल का बताइए कितना रुपया 20 रुपया, शेखर का 15, 20 15 35। उसके बाद बताइए कौन कौन खत्म हो गया? राहुल खत्म, शेखर खत्म। विकास का बताइए कितना 12, तो विकास खत्म 12, तो बताइए ना कितना कितना हो गया 20 15 35, अब 35 अब 12 कितना 47 हुआ ना जी। और 60 के लिए कुल मिला के कितना रुपया लगा है 60, और 60 में अमित का पूछेगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का काम ही होता है हार्ड पूछना। ये सबसे अंत वाला पूछेगा, एकदम सबसे अंत वाला पूछेगा, ठीक है ना? तो सबसे अंत वाला कौन है बताइए? अमित। तो अमित का कितना हो जाएगा बोलिए? 60 रुपया में 47 रुपया उधर 3 लोगों का चला गया, तो इसका कितना रुपया आ गया 13 रुपया आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन ए आंसर है। नहीं समझे हैं क्या? समझ गए है ना? एक और मेथड है, लेकिन ये बढ़िया मेथड है, इसी को नोट कीजिए। गांव भी आजकल अच्छा लग रहा है, लेकिन गांव में लाइट का सुविधा हो गया है ना। आप लोग बोलते हैं नीतीश कुमार क्या किए हैं? अमिताभ, आप लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार क्या किए हैं, बताइए। गांव गांव में लाइट हो गया। मेरा मेरा गांव इतना जो होता है, इतना ज्यादा गांव है, मतलब रूरल है। तो मेरे गांव में मतलब लाइट पहुंच गया, तो समझ गए बिहार के हर कोने में होगा, हमको पूरा विश्वास है। इतना छोटा गांव है, और बहुत माने ये है इंटीरियर है। 20 घंटे वहां पे पर डे लाइट मिनिमम रहता है। लाइट है, रोड बन गया है बढ़िया। जितना रोड है, हर रोड तो बन ही गया है बिहार का। जो भी बढ़िया रोड है सारा रोड बन चुका है। गांव में जो पगडंडी है वो सब भी बन गया है। तो प्रधानमंत्री की चाहे हो, चाहे चाहे मतलब मुख्यमंत्री के थ्रू भी बहुत कुछ बना है। अच्छा, मुखिया किसके अंतर्गत आते हैं? मुखिया को फंड कहाँ से मिलता है? तो विधायक के द्वारा आता है, एमपी के द्वारा कि एमएलए के द्वारा? एमएलए के द्वारा। तो फिर तो वही हो गया ना। तो मुखिया जो था गांव में भी बहुत कुछ मैंने किया है लोग, ठीक है ना। जल नल क्या नाम है, नल जल योजना देखिए, पानी का सुविधा हो गया लोगों को, अब कल वल चलाने का टेंशन नहीं है। किसको प्रॉफिट हुआ? मुखिया को प्रॉफिट हुआ, ये जो है करप्शन है ये। नहीं नहीं, मुखिया को या वार्ड को जो भी बेनिफिट हो रहा है ये करप्शन है, ये उनकी गलती है, या हम लोग उसको माने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार बड़े लेवल पे तो काम कर ही रही है। सरकार का जो योजना है वो सही है। उसके मतलब उस तरीका से देखा जाए तो काम तो वो चाह ही रहा है कि काम हो। लेकिन ये अलग बात है कि बीच में इतने सारे माने इतने सारे लोग हैं खाने वाले कि खाते खाते बहुत कम बचता है। लेकिन कम में आप बताइए, कम में इतना मतलब हो रहा है काम, तो बीच वाला सारा सिस्टम अगर सही हो जाए, वो भी धीरे धीरे सही होगा आने वाले टाइम में। कभी नहीं सही होगा, कुछ तो होगा हमको लगता है। इसलिए सही हो सकता है ना, देखिए इसलिए सही होगा ना सिस्टम। नहीं देखिए, मोदी का ये प्लान हमको बहुत अच्छा लगा। जब आधार कार्ड आया था ना, जब आधार कार्ड आया था, तो आधार कार्ड बहुत बढ़िया प्लान था। आधार कार्ड आने से क्या फायदा था? जब आधार कार्ड लॉन्च हुआ था उसी समय हम बेंगलोर में थे, उसी समय हमको समझ में आ गया था कि अब क्या होने वाला है, अब टैक्स देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? पहले क्या था कि एगो आधार कार्ड था, नहीं पहले तो आधार कार्ड था ही नहीं, पेन कार्ड था, ठीक है ना। पेन कार्ड था, तो पेन कार्ड से पेमेंट, पेन कार्ड से जो था टैक्स हम लोग देते थे। लोग जो था एक एक आदमी दो दो वोटर आईडी बनवाता था, एक एक आदमी दो तीन वोटर आईडी रखता रखता था, ठीक है ना। और उस समय ऐसा था, मैंने मेरे आंखों से देखा हुआ है, ठीक है ना, कि
वोटर आईडी लोगों के पास होता था, एक व्यक्ति के पास वोटर आईडी 2 या 3 होता था और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो होता है पैन कार्ड 2-3 होता था। तो मान लीजिए एक एक ही आदमी है, वो 2-3 से अपना अपना दे रहा है, ठीक है ना, तो उसको बहुत कम टैक्स देना पड़ता था या कुछ दिया ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी जो है आधार कार्ड आने से आधार कार्ड में एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड हो सकता है, दो आधार कार्ड बनवाना एकदम मुमकिन नहीं है। अब एक बार जाइएगा, आपका रेटिना जो है वो रेटिना का पिक लेगा या अपना थंब डालिए या कुछ भी डालिएगा, तुरंत ओपन हो जाएगा कि आप ही हैं, ठीक है ना, इंजीनियर VK गुप्ता। आप चाहिएगा कि नहीं हम किसी और का थंब लगवा दें, तो समझ रहे हैं ना कहीं एरर आ जाएगा। पहले जन्म तिथि जो होता था, बर्थडे, कोई कोई आदमी हो जाता था 40 साल का, वो अपना बनवा लेता था जन्म तिथि 25 साल का, और वो भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देता था, 25 साल का हो गया। मेट्रिकुलेशन पहले जो होता है ना, जिसका भी एज एक्सपायर हो जाता था 2 बार करता था, 3 बार करता था मेट्रिकुलेशन, ठीक है ना, और कर करके फिर से डेट ऑफ बर्थ उसके अकॉर्डिंग बनवा के एग्जाम देते रहता था। लेकिन अगर अब जो है, अगर मान लीजिए एज आप कम भी कर लीजिएगा, तो आपका जो जन्म तिथि है, ठीक है ना, आधार कार्ड, चूंकि आधार कार्ड अगर बन चुका है एक बार आधार कार्ड बन गया था, बर्बाद हो गए। बर्बाद इन द सेंस कि उसके बाद से जो है नहीं बनवा है तब तक सही है, सुविधा वाले नहीं मिल रहा वो अलग चीज है। लेकिन अगर एक बार आधार कार्ड बन गया, उसके बाद आधार कार्ड से जैसे आप लिंक हो गए, तो उसके बाद से आप घपला नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है फिक्स हो चुका है, आपका का जो है थंब इम्प्रेशन, दिस डेट, सब चीज फिक्स हो गया है। उसके बाद आप चाहिएगा, अच्छा जन्म तिथि भी चेंज करने का, देखिए जन्म तिथि चेंज करने का एक ऑप्शन देता है, नहीं एक ही ऑप्शन है जन्म तिथि चेंज करने का। अगर नहीं, बिना सर्टिफिकेट का नहीं, सर्टिफिकेट से ही एक बार चेंज करवा सकते हैं, ये नियम है। ये नहीं कि आज जो है हम 10वां का मैट्रिक एक अलग एग्जाम दे दिए और उसमें डलवा दिए कि हम जो है मेरा डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरा है 5 जून, मेरा 5 जून जो है 89 है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा इतना है मान लीजिए, ठीक है। तो ये नहीं कि आज हम मेट्रिकुलेशन का एग्जाम पहले दिए थे, उसके अकॉर्डिंग हम 30 के हो गए हैं, 31 के हो गए हैं, तो हम जो है मान लीजिए कि अब जो है जैसे कि SSC वगैरह माने 1-2 साल के बाद हम नहीं दे सकते हैं, या मान लीजिए कि हम समझ रहे हैं ना, यूपीएससी भी 35 के बाद नहीं दे सकते हैं। तो हम देखें कि अब मेरा एज एक्सपायर करने वाला है, तो एगो इधर से मेट्रिकुलेशन कर लिए और करके उसमें जोता है हम जोता है उसका सर्टिफिकेट वगैरह लगा के जोता है 5 जून 1999 कर दिए, 10 साल का सीधे सीधे ये कर दिए। बात आ रहा है समझ में ना। तो कहीं ना अब मतलब नहीं चेंज किया जा सकता, बहुत तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हम मैंने देखे हुए हैं, हम भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाए थे, इसलिए हमको आइडिया है सब, ठीक है ना। मैंने मेरे मन में भी आया था, गलत चीज है लेकिन मेरे मन में हल्का फुल्का आया था, हालांकि हम इसका सहारा नहीं लिए कभी, ठीक है ना। लेकिन मेरे मन में बात आया था, हम क्यों बोले कि 5 जून 1989 मेरा रियल में बर्थडे है, रियल बर्थ माने रियल है ये। हम क्या किए थे उसके बाद कि हम पहला बार जब आधार कार्ड बनवाए थे ना, तो हम उस पर डलवा दिए थे 5 जून 1999 डलवा दिए थे, ठीक है ना। हम डलवा दिए थे, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है ना, 10 साल का गैप कर दिए थे हम, और उसके हिसाब से तो हम कम ही के थे, ठीक है ना। अब 21 साल के हम हैं, अभी 21 साल के थे, लेकिन उसके बाद से ना, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। अभी हम एक, तो उसके बाद से हम बहुत दिमाग लगा के ये किए थे कि 5 जून, चूंकि मोदी जो सोचते हैं वो सारा हमको पता रहता है, ठीक है ना। जो भी प्लान आता है उसका हमको एक मैंने ब्लू प्रिंट मेरे माइंड में तैयार हो जाता है कि आगे क्या होना है। तो हम टीचिंग में आने वाले थे, तो थोड़ा हमको भी डर था कि माने टीचिंग में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा एज का डिफरेंस मेंटेन करके चलेंगे तो सही रहेगा, ये माइंड में आया था। गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, आप लोग नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं किए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये माइंड में आया था इसलिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या हम देखिए कितना दिमाग लगाए थे, 5 जून 1989 8, बस एक जगह चेंज है, 8 से हम 9 किए थे। अगर कोई पकड़ेगा भी तो हम कह देंगे कि बाई मिस्टेक हो गया है, कहीं अगर पकड़ाते भी हैं तो कह देंगे अरे हम जो था रियल ये है मेरा, हम गलती से जो है ना ये हो गया, एक ही जगह तो चेंज है बस। एक ही जगह तो चेंज है, लेकिन इस एक चेंज से मेरा सब चीज सही था, बस जो है 10 साल का मेरा, समझ रहे हैं ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे हम पढ़ाने उठाने लगे, कुछ पैसा कमाने लगे, तो हमको टैक्स भी पे करना था। तो जब टैक्स पे करना था तो मेरा टैक्स आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ना है, लिंक करना है, तो आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक किए तो मेरा पैन कार्ड पे ओरिजिनल था
5 जून 1989 था, और वो पेन कार्ड मेरा जो था कॉलेज से बना हुआ था, ठीक है ना। तो हम बीटेक का डिग्री अपना इतना मेहनत करके लिए थे, उसको हम नहीं चाहते थे कि, समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम आने लगा। टैक्स भी पे करना जरूरी था, अदरवाइज रेड पड़ता तो बर्बाद हो सकते थे। मैंने उसमें भी हमको बहुत घाटा हो सकता था। मैंने हर चीज इतना चारों बल से हमको ये हो गया, लास्ट में हमको लगा ना कि नहीं, मोदी बहुत अच्छा काम किए हैं, और आदमी जो था कुछ नहीं कर सकता है। और उसके बाद हम, मेरे माइंड में ये भी आया था कि एक बार जो है ना, हम चेंज करवा के और टैक्स वगैरह पे करने लगते हैं, फिर से हम दूसरा सर्टिफिकेट लगा के फिर जो था 1999 कर देंगे। लेकिन उसमें भी हम पता किए तो पता चला कि नियम ये है कि एक बार इसे ये चेंज हुआ तो डेट ऑफ बर्थ एक ही बार चेंज होगा, और एक बार जब चेंज करके इसको हम कर दिए तो यह मेरा फुल एंड फाइनल अब लाइफ टाइम के लिए हो गया। बात आ रहा समझ में? तो इस जितना सारा चीज है उसमें सब में हम दिमाग लगा चुके थे, इसलिए हमको लगा कि ये प्लान बहुत अच्छा है, समझे? ये बोले यस सर। चलिए कोई बात नहीं है। मैंने, आप लोग सोच रहे हैं कि सर गलत नहीं, मतलब माइंड में कभी कभी आ जाता है जी, कभी जब आदमी जब आदमी गरीब रहता है ना, जैसे हम बहुत गरीब थे उस समय, ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि कैसे रोटी चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगा, तो ये सब बात आ गया था मन में। नहीं किए थे हालांकि। चलिए देखिए, 26 नंबर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट में क्लास बंद कर देंगे, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था इसीलिए। देखिए ना, यहाँ पे 26 नंबर में क्या लिख रहा है, ये क्वेश्चन हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सही भी नहीं है, लेकिन बस हम इस क्वेश्चन का थीम समझाना चाहते हैं आपको। यदि व्यंजक इतना और इतना का समान अपवर्तक है, अपवर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर है, तो अगर x+2 एक कॉमन फैक्टर है, तो आप जानते हैं कि अगर x+2 कॉमन फैक्टर है तो इससे ये भी डिविजिबल होगा और इससे ये भी डिविजिबल होगा। जैसे मान लो भाई कि कोई फंक्शन एफ है, तो इस एफ का अगर मान लो कि कहीं कुछ अगर फैक्टर है, तो इसका मतलब है ना कि जब इसको हम लिखेंगे तो हम x+2 इंटू यहाँ जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात आ रहा समझ में? तो इसका मतलब है कि ये x+2 से ये पूरा एफ जो है ना डिविजिबल है, इसको इधर लाइएगा तो x+2 से इसमें भाग लगेगा तो जी मिलेगा। बात आ रहा समझ में? कहीं भी कॉमन फैक्टर है या फैक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि उससे उससे वो क्या है, डिविजिबल है। और जब आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये समझाएंगे कि अगर डिविजिबल है तो एक रिमाइंडर थ्योरम होता है, और रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर x+2 है ना, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x बराबर -2 अगर उसमें हम पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा, और अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा। डिविजिबल है, अगर भाग लग सकता है तो शेष कितना आएगा, 0 आएगा। x बराबर -2 रखने से, ठीक है ना, शेष निकलता है और शेष 0 आएगा, तो x बराबर -2 यहाँ पर रखिएगा, तो -2 दूना -2 का स्क्वायर कितना जी, 4, और यहाँ पे -2 तो 9 दूना कितना जी, 18, आप प्लस b बराबर 0 करिएगा तो b का वैल्यू यहाँ से निकल गया, 18 में से 4 गया 14, -14 उधर जाएगा तो 14, b बराबर 14 आ गया। वैसे ही चूंकि यह जो है इसका भी फैक्टर है, तो x बराबर -2 इसमें भी रखेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा तो यहाँ भी b का मान निकलेगा। अरे हाँ कि ना, दोनों जगह b का मान निकलेगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि a बटा b क्या होगा, तो इसका मतलब है कि a तो कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ए नहीं है तो क्या ए बटा बी निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ टाइपिंग एरर है, कहीं पे मिस्टेक है। क्या चीज यहाँ पर, इसमें, यहाँ पे, यहाँ ए होगा दोनों जगह, तो हो सकता है हाँ वही चीज, मतलब वही चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि बाकी थीम समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ए होता, या ऐसा भी हो सकता है कहीं ए हो कहीं बी हो, चूंकि यहाँ से बी निकल जाएगा तो उसको पुट कर देंगे तो एक जगह भी ये हो सकता है। अब एग्जैक्ट क्या है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्स बराबर -2 यहाँ पुट करके 0 करेंगे, और जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ए निकल जाएगा, या इसमें एक जगह बी होगा तो बी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो समझ रहे हैं ना, या हो सकता है यहीं पे ये हो, मतलब जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ए और बी निकल जाएगा। जब ए और बी निकल जाएगा तो ए बटा बी हम निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, बस ए बटा बी निकालना है, डेट मीन्स की ए रेशियो बी निकालना है, इस टाइप का बात हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन सही में देखा जाए तो नंबर सिस्टम का है, ठीक है ना, कंसेप्ट भी आप समझ ही गए हैं, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये क्वेश्चन आज का लास्ट होगा, 27 नंबर। इसको हम लोग कंप्लीट करके उसके बाद छोड़ देंगे। देखिए, एक वृत्ताकार वलय, वलय माने रिंग, एक सर्कुलर रिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ये सर्कुलर रिंग है भाई।
उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। इसका भार जो है, इसका जो वेट है इस वलय का, इस जो रिंग है इसका, जो इस रिंग की ये रेडियस आर है मान लीजिए, तो इसका जो वेट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, जबकि मोटाई स्थिर होती है। जब इस वलय का थिकनेस, मोटाई टी अगर कांस्टेंट है भाई, अगर टी कांस्टेंट है ना, तो वेट जो है बस त्रिज्या पे डिपेंड करता है। मोटाई अगर सेम है तो इस वलय का, इस रिंग का जो भार है इस त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। आप ही सोचिए ना, अगर ये त्रिज्या ज्यादा बड़ा होगा, मान लीजिए बड़ा होगा, तो ये वलय भी बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा होगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा भी वेट होगा तो वेट बहुत ज्यादा होगा। ये त्रिज्या अगर कम होगा तो वलय छोटा होगा, छोटा होगा तो भार कम होगा। अरे हाँ कि ना जी। तो क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर व्हेन थिकनेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, वलय का भार, वलय का भार जो है, जो थिकनेस है, सॉरी वलय का जो भार डब्लू है, वेट है, वो मोटाई के समानुपाती है। मोटाई का मतलब थिकनेस के समानुपाती है जब आर बराबर कांस्टेंट। सुनिए, ये कहना क्या चाह रहा है, जब इस रेडियस को हम कांस्टेंट रखें, इसको इतना ही रखें, लेकिन ये जो वलय है इसमें मोटाई कुछ ना कुछ होगा। अरे लकड़ी का देखे हम वलय, कभी कभी लकड़ी का चक्का देखे होंगे, ऐसे रिंग टाइप का बना होता है, तो उसका जैसे जैसे मोटाई बढ़ाएंगे, रेडियस हम कांस्टेंट रखेंगे तो साइज यही होगा, लेकिन मोटाई बढ़ाएंगे तो थिकनेस बढ़ेगा, और थिकनेस बढ़ने से उसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब रेडियस कांस्टेंट है तो थिकनेस बढ़ाएंगे तो भी वेट बढ़ेगा, और जब मान लीजिए कि मोटाई उतना ही रखे लेकिन ये रेडियस ही बढ़ाए, तो चूंकि ये बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा होगा तो भी वेट बढ़ेगा। तो जब ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो ये होगा, और जब ये कांस्टेंट है तो ये होगा। और एक बात समझिए, ये जब दोनों वेरिएबल होगा तो W इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर क्या होगा, टी होगा। जब हम थिकनेस भी बढ़ाएंगे और रेडियस भी बढ़ाएंगे तो वेट जो है आर स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल इंक्रीज करेगा। आप पढ़े भी होंगे न्यूटन लॉ ऐसे करके, आप पढ़े होंगे फोर्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, हाँ m1 m2, ठीक है ना, 1/r² पढ़े थे ना। और इसी को हम कंबाइन करते हैं तो बोलते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r²। बात आ रहा समझ में? ऐसा नहीं कि इधरों मल्टीप्लाई कर दीजिए सर कि f इंटू एफ स्क्वायर, इधर m1 m2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 बाई r²। ऐसा नहीं ना होता है रेशियो में। इन्हें कह दीजिएगा कि इधर मल्टीप्लाई सर किए हैं। आप में से कुछ लोग मैट्रिक बढ़िया से नहीं करता है, वो लोग कांटा लेके स्कूल में जाता है सब। कुछ लोग बदमाश लड़का सब होता है, नहीं जानते आप लोग। हम लोग के स्कूल में कुछ लड़का लोग होता था, दोस्त है लोग, ठीक है ना, तो सब कांटा वाटा लेके आता था, फाइटर लेके आता था। वो लोग पढ़ता नहीं था मन से, तो वो लोग क्या करता था, अब वो लोग को पता थोड़ी चलेगा, वो अब थोड़ा सीरियस हुआ है। उस समय कांटा फाइटर लेके घूम रहे थे, चाहे इधर उधर और भी बहुत सारा काम होता है स्कूल में, उस समय बिजी थे, ठीक है ना। तो अब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो उन लोग के दिमाग में आएगा सर ये r² इंटू टी, ये दोनों मल्टीप्लाई किए तभी नहीं आया है। आके ऑफिस में पूछता है लोग कभी कभी हमसे, इसलिए हमको पता है कि ये डाउट है। कोई कोई लड़का का कि r² इंटू टी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो सर जब आप इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधरों तो मल्टीप्लाई होगा, W² ना होगा, बताइए। ऐसा कुछ कुछ लड़का पूछ देता है कभी कभी। तो आप लोग को इसीलिए एग्जांपल दिए कि भाई न्यूटन्स लॉ ऐसे बनता है, पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो, हाँ, दो वृत्ताकार वलय की मोटाई 9:8 है भाई। ये मोटाई जो है 9:8 है, दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, तथा पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार का दुगुना है। वेट के बारे में बोल रहा है ना कि वेट दुगुना है। फर्स्ट मान लीजिए दो वलय है भाई, फर्स्ट और सेकंड वलय है, तो वेट जो है पहला वलय का भार दूसरे वलय का दुगुना है। तो ये 2 है, तो ये कितना है बाबू, 1 है, 2:1 है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है दोनों वलयों की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। अगर r² निकालना है हमको तो r² प्रोपोर्शनल टू W/t होगा। अच्छा, यहाँ थिकनेस के बारे में भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो वृत्ताकार वलय की मोटाई कितना है, 9 कितना है जी, 8 है। और हमको निकालना है अगर r², तो r² के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। r² के लिए W/t करेंगे तो 2/9 W/t, अरे W/t ना, यहाँ पे 1 बटा कितना करेंगे, 8 करेंगे। 8 दूना कितना बोलिए, यहाँ पे 8 दूना कितना जी, 16 रेशियो
9 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू क्या होगा बोलिए? 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। तो 4 अनुपात 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन थोड़ा आराम से समझाया, धीरे धीरे समझाया, इसलिए टाइम ज्यादा लगा। एक बार नोट करिए जल्दी से आप लोग तो। तेजी में लिखिए, तेजी में। काम तो कुछ कुछ हुआ ही है, सरकार कुछ कुछ काम की है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहिए कि हम लोग और ज्यादा विकास चाहिए, ठीक है ना। अब माने चाहिए कि नीतीश कुमार को बढ़िया से काम करना चाहिए, मैंने एकदम, एक होता है ना कि इतना बढ़िया काम कर दें कि जनता याद रखे। नहीं, अगला अगला बार मुख्यमंत्री बने, चाहे वो तो बोले हैं खुद कि हम ये बोले हैं कि लास्ट है। नहीं, अगला बार तो नीतीश कुमार बोले हैं कि अब ये लास्ट मेरा है, ये 5 साल जो है लास्ट है। हाँ, ये बोले हैं कि इस बार लास्ट है। सुनिए ना, इतना टाइम नहीं लगाइएगा आप लोग। सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन रेशियो का एक ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बाबू, तो आप लोग ऐसे करिएगा, बलय बोला या रिंग बोला, इंग्लिश में रिंग बोला है, तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं रिंग, भार तो डब्लू लिख दीजिएगा यहाँ पे, उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है आर स्क्वायर यहाँ पे लिखिएगा, जबकि मोटाई स्थिर है, ये हम जानते हैं, ऐसा होता भी है कि ये को वेरिएबल को हम चेंज करते हैं तो दूसरा को कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद बोला है कि वलय का जो यही भार है मोटाई के समानुपाती है, यानी थिकनेस के समानुपाती है, और आपकी बात त्रिज्या स्थिर है, की बार आर कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट हमको ये चीज लिखना चाहिए, ठीक है ना। चूंकि अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो एक नॉर्मल तरीका से क्वेश्चन को नहीं बनाना, आप लोगों को डायरेक्ट कंक्लूजन पे आना है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि दो वृत्ताकार बल है, अब दो रिंग की बात होने लगी है। अब लास्ट में देखिए त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, आर स्क्वायर बोल रहा है तो डब्ल्यू बाई टी करना पड़ेगा। अरे डब्ल्यू बाई क्या करना पड़ेगा, टी करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए ना, टी टी को नीचे रखना पड़ेगा, टी को नीचे रखना पड़ेगा, तो ये मोटाई जो है ना 9:8 है, तो 9 अनुपात कितना है, 8 है, नीचे रखना पड़ेगा टी को, और डब्ल्यू को ऊपर रखना पड़ेगा। पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार का दुगुना है, तो इसका पहला वलय का भार जो है ना दूसरे का दुगुना है, डब्ल्यू को ऊपर रखना पड़ेगा, तो 1:2 हम डायरेक्ट ये लिखेंगे। एग्जाम में कम लिखना है, ज्यादा सोचना है, समझना है, बनाना है। 8 दूना 16, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और ये क्या चीज है बताइए, ये क्या चीज है, आर स्क्वायर। अब आर इसके बाद ऑप्शन दिखाई देगा, इसके नीचे लिखिएगा मत। अब ये नहीं कि पूरा लिख के एकदम जो था ये कर देना, ऐसा कुछ नहीं। जब यहाँ पे पहुंच गए तो डायरेक्ट हम ऑप्शन देख लेंगे, 4:3 मारेंगे। अरे क्लियर है क्या, आगे बढ़े? तो चलिए आज के लिए इतना ही, 10 5-7 मिनट बाद हम एडवांस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।